नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम ताम्र पाषाण कालों का डिस्कस किया था। आज हम उनके प्रमुख स्थलों को देखेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ दो संस्कृतियां हैं मध्य प्रदेश में। एक तो कायथा संस्कृति बोलते हैं, दूसरी हम मालवा संस्कृति बोलते हैं। तो कायथा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सी साइट्स है उनको डिस्कस करेंगे। कायथा संस्कृति क्यों बोल गए? क्योंकि कायथा जो स्थल है उज्जैन में, वहां सबसे ज्यादा हमें ताम्र पाषाण कालीन क्या मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं, इसलिए उसको हमने कायथा संस्कृति के नाम से वो विख्यात है। और एक मालवा संस्कृति के हैं। तो दो संस्कृतियों को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। उन संस्कृति के अंतर्गत जो जो साइट्स हमें देखने को मिलेंगी उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ताम्रपाषाण काल के की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला हमने आपको वहां बताया था ये ग्रामीण सभ्यता है। इसके बाद हमने वहां बताया था कि सिंधु के समकालीन और सिंधु के पश्चात तक भी रही है। और मानव ने पहले धातु का जो प्रयोग किया है सर्वप्रथम वो तांबे का किया है। इसके बाद हमने उनकी विशेषताओं पर बात की, जैसे कहा कि मानव अब आदम नहीं रहा, अब वो घुमक्कड़ जीवन उसका समाप्त हो गया है। कृषि का विकास देखने को मिलता है कि अब मानव खाद्यान्न फसलों के अलावा दलहन फसलों का भी इस्तेमाल करने लगा है। पशुपालन पर भी डिस्कस किया हमने, कौन कौन से उपकरण बनाते उस पर डिस्कस किया। यहाँ एक विशेष कारीगर वर्ग का उदय हुआ, उस पर भी चर्चा की। यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। यहाँ अब वृषभ को इन्होंने धार्मिक प्रतीक के रूप में माना। मातृ देवी की पूजा ज्यादा मिली। तो ये सारी चीजें हमने कल के वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम उन, क्योंकि हमें प्रूफ भी देखना है, तो हम उन साक्ष्यों की बात करेंगे जो केवल मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्योंकि हमारा जो लेक्चर है ये यूनिट सेकेंड एमपीपीएससी को देखते हुए बनाया जा रहा है, तो हम एमपी की साइट्स को ही डिस्कस करेंगे यहाँ। तो यहाँ दो संस्कृतियां देखने को मिली हमें, कायथा संस्कृति देखने को मिली, एक मालवा संस्कृति मिली। इन संस्कृति के अंतर्गत जो भी आपको स्थल मिलेंगे उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम जैसे पहला स्थल ही हम देखें कायथा संस्कृति में। कायथा एक जगह है, साइड से उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन में तराना तहसील का एक गांव है। और दूसरा हिसाब से देखा जाए तो उज्जैन से 25 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चंबल नदी की सहायक काली सिंध के दाहिने तट पर स्थित है। तो आपने दोनों हिसाब से लोकेशन देख लिया। इसके बाद इसकी खोज की बात आती है कि कायथा की खोज किसने की है। तो कायथा की खोज आपके श्रीधर विष्णु वाकड़कर साहब ने की है, पर उन्होंने आपका एक डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना है, उसके सहयोग से उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसके बाद इसके नामकरण पर बात आते हैं। तो यहाँ प्रसिद्ध जोसा आचार्य थे आपके वराह मिहिर, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ में चर्चा किया है कि यहाँ उनका जन्म हुआ है। तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये पहला ताम्र पाषाण कालीन नगर है कायथा। इसके अंतर्गत या इस संस्कृति के अंतर्गत हमें और कहां कहां कायथा वाले साक्ष्य मिले। तो कायथा स्थल में हमें तीनों संस्कृतियां मिली है। तीन से एक तो कायथा संस्कृति तो मिली है, मालवा संस्कृति मिली है, इसके साथ साथ आहार संस्कृति जो राजस्थान की है वो भी हमें यहाँ एविडेंस मिले हैं। मिला क्या क्या है यहाँ हमें काले लाल मृदभांड मिले हैं। और ब्राउन महोदय ने तो यहाँ तक कहा है कि यहाँ जो मृदभांड है वो कठोर व मजबूत है। इसके बाद यहाँ हमें मिट्टी और तांबे की मूर्तियां मिली हैं, खिलौने मिले हैं, कुल्हाड़ियां मिली है, हमें पत्थरों के खिलौने, इसके अलावा मनके भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिली है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और कायथा संस्कृति के और कहां कहां हमें एविडेंस मिले, तो हमें एक एरर से मिलते हैं, हमें त्रिपुरी से मिलते हैं, हमें उज्जैनी से मिलते हैं। इसके बाद हम मालवा संस्कृति पर डिस्कस करेंगे। मालवा संस्कृति पर हम डिस्कस करेंगे कि मालवा संस्कृति में सबसे अच्छे मृदभांड मिले हैं, काले व लाल रंग के मिले हैं। यहाँ के लोग कताई बुनाई जानते थे, यहाँ वृषभ की पूजा होती थी। अब इस मालवा संस्कृति के अंतर्गत हम कुछ साइट्स को देखेंगे, जैसे नवदा टोली को देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हमें अनाज की सभी किस्मों के ढेर प्राप्त हुए हैं और ये सबसे बड़ी ताम्र पाषाण काली ग्रामीण बस्ती है। यहाँ हमें झोपड़ी नुमा वृत्ताकार आवास मिलेंगे। हमें यहाँ एक टोटीदार पात्र पर बड़े बड़े बालों वाला एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिसकी लोगों ने तुलना, इतिहासकारों ने उसकी तुलना रुद्र से कर दी है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें आवरा इसी साइट्स के अंतर्गत देखेंगे, हम खेड़ी नामा देखेंगे, है ना, हम बेस नगर देखेंगे, आजाद नगर देखेंगे, यानी हम सारी साइट्सों पर यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी बेसिकली वो मध्य प्रदेश के प्रमुख या तो ताम्रपाषाण स्थलों की बात समझ लें, या उन दो संस्कृतियों को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। या उन, जैसे मान ले आपको कायथा संस्कृति पर स्पेशल क्वेश्चन लिखने आता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कायथा के बारे में लिखिए और कायथा के हमें कहां कहां अन्य साइट्स मिली है वो लिखे। मालवा संस्कृति में प्रश्न आता है, आप मालवा संस्कृति को लिखे और मालवा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सी साइट्स मिली उस पर डिस्कस करें।
यानी इस टॉपिक को आप पूरा प्री कमेंस के हिसाब से ही देखते हैं हमारे साथ। चलिए अब हम क्लास को चालू करते हैं। कायथा संस्कृति के अंतर्गत जो हमारा पहला स्थल है वो भी कायथा ही है। ठीक है। अच्छा, कायथा संस्कृति का जो समय की बात की जाए तो ये 2000 से 1800 बीसी के मध्य में इसको मानते हैं। तो ये भी आप यहां एक लिख लें, 2000 बीसी से 1800 बीसी के मध्य ये संस्कृति देखने को मिलती है। अब जो इसका पहला स्थल है, यानी वो पहला स्थल भी कायथा है, क्योंकि कायथा में हमें पहला ही ताम्रपाषाण एविडेंस मिले हैं और इसी के नाम से संस्कृति का नाम उदय हो गया और सबसे ज्यादा स्थल हमें साक्ष्य मिले हैं यहां। तो कायथा की बात करते हैं, कहां है, तो इसकी हम सब हेडिंग में रखेंगे स्थिति। स्थिति यानी हम इस तरीके से नोट देंगे ताकि आपको मेंस में भी कोई समस्या ना जाए। स्थिति यानी कहां है, लोकेशन कहां है इसकी। तो इसकी लोकेशन तो उज्जैन जिले में है, ये तो आपको पता ही है। तो लिखेंगे आप यहां उज्जैन जिले के तराना तहसील का एक गांव है, या पूरा स्थल है। एक ही बात हो गई, यानी वो साइट्स की बात कर रहा है। एक तो आपको स्थिति एक मिल गई है, एक स्थिति और आपको हम देते हैं और इसको और करीब से जानने के लिए कि उज्जैन जिले से, दोनों ही सही है, कोई भी आपको अच्छा लगे वो लिखें। उज्जैन जिले से 25 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चंबल नदी की सहायक काली सिंध नदी के दाहिने तट पर है, दाहिने तट पर स्थित है। अब आपको दो लोकेशन पता चल गई, जो भी आपको एग्जाम में सूटेबल लगे लिखे, और जिस तरीके से भी पूछना चाहे कि कायथा कहां है, आप लिखने में सक्षम। अगला तथ्य लिखेंगे, लिख लेंगे आपने स्थिति, स्क्रीनशॉट लें, कायथा ही लिख रहे हैं हम। अब अगला लिखेंगे हम क्या, यहां खोज। एक कायथा जो स्थल है साइड से, इसकी खोज किसने की है। प्रीलिम्स में तो यही छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो अगली सब हेडिंग लिखें यहां खोज। तो यहां फिर से वही प्रसिद्ध पुरातत्वविद फिर आ जाएंगे। 1964 लिखेंगे आप, 1964 में श्रीधर, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, श्रीधर विष्णु वाकड़कर महोदय ने, अच्छा इनके साथ एक प्रश्न और बनता है कि अकेले ही तो इनने ये जब साइट सर्च कर रहे थे तो इनका सहयोग जो किया है वो भी लिखेंगे। इस कार्य में डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के सहयोग से हुआ है, पुणे के सहयोग से हुआ है ये कार्य। तो ये जरूर ध्यान रखना कि यहां इंस्टीट्यूट पुणे के सहयोग से ये कार्य हुआ है, इंस्टीट्यूट पुणे के सहयोग से ये कार्य हुआ है। अब खोज हो गई, स्थिति पता चल गई आप। अब इसके बाद हम देखते हैं विशेष क्या है, हम कायथा के संदर्भ में एक विशेष क्या है। तो लिखेंगे आप, क्यों हम इसको पहले पढ़ रहे हैं, तो विशेष में लिखें आप। विशेष में अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि कायथा पहला ताम्रकालीन नगर माना जाता है। तो लिखेंगे आप, कायथा को पहला ताम्रकालीन
कायथा को पहला ताम्रकालीन नगर माना जाता है। यह भी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। अब कायथा के नामकरण के संदर्भ में भी इसका एक अन्य नाम है, उसको भी हम यहां डिस्कस करेंगे। दो चीजें लिख लिया आपने। नामकरण, सब आप नोट्स बनाते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। नामकरण, तो इसका जो अभी कायथा आप नाम देख रहे हैं, जो पहले नाम था कपित्थक। कपित्थक पहले इसका नाम ये हुआ करता था। इस नाम के संदर्भ में आपको हम बताएं इसका उल्लेख कहां मिला है, हमें तो लिखेंगे इसका उल्लेख जो मिला है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर, ये भी इनका ही जन्म भी उज्जैन में यही हुआ है। वराहमिहिर के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस ग्रंथ को भी आप ध्यान रखेंगे। ग्रंथ का नाम है बृहज्जातक। जातक है। इसमें उल्लेख किया है अपने जन्म स्थान का। इसमें उल्लेख किया अपने जन्म स्थान का। जन्म स्थान का, ठीक है। तो नामकरण में भी ध्यान रखना है कि एक कपित्थक इसका भी एक नाम है, ठीक है। अब एक फैक्ट और लिखें आप, वर्तमान में इसका उत्खनन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो कायथा नगरी है वो पूरी बस चुकी है, उज्जैन के करीब है इसलिए पूरी वो बस चुकी है। तो चाहो तो एक जनरल फैक्ट में लिख लें, कायथा नगरी का या कायथा नगरी बस चुकी है इसलिए उत्खनन संभव नहीं, यानी अब यहां उत्खनन कार्य बंद है, उत्खनन संभव नहीं है, ठीक है। ये आपने नामकरण जान लिया। अब हम कायथा के या कायथा संस्कृति के जो कायथा स्थल है वहां हमें क्या क्या मिला है और इसके साक्ष्य हमें और कहां कहां मिले हैं उस पर हम यहां डिस्कस करेंगे। तो हमें जो इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी आप हेडिंग ही डालें साक्ष्य। साक्ष्य यानी कायथा में क्या और कहां कहां मिले ये भी आप लिख लें। हमें एक जगह एरण में मिले हैं और दूसरे हमें त्रिपुरी में मिले हैं कायथा वाले साक्ष्य और उज्जैन में मिले। तो ये तीन जगह तो आपने इसके अंतर्गत देख ही ली। अब यहां जो कायथा है यहां हमें क्या क्या देखने को मिला है तो पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक चीज और लिख लेते हैं, कायथा में तीनों संस्कृतियां मिली हैं। अभी हमने आपको शुरू में डिस्कशन में बताया था, कायथा में तीन संस्कृतियां मिली, मतलब इस साइड में हमें तीन संस्कृतियां मिली हैं। तीन संस्कृतियां मिली, कौन कौन सी हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली तो कायथा ही है, कायथा संस्कृति कायथा मिली हमें। दूसरी हमें मालवा मिली इसी स्थल में और तीसरी हमें अहाड़। अहाड़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान की है। ये तीनों संस्कृतियां हमें यहां देखने को मिलती है स्थल पर। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कायथा जो स्थल है वहां हमें तीन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद एक आपके पुरातत्वविद है ब्राउन स्प्लिट बियर, लिखें ब्राउन स्प्लिट बियर महोदय ने उन्होंने कहा है कि यहां के मृदभांड मजबूत और कठोर हैं, यह बात इन्होंने कही है। और साथ में आप एक ध्यान रखें, यहां के जो मृदभांडों कलर है वो काले
और लाल है, रंग के हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं बी आर ब्लैक, बी आर डब्ल्यू वाले हैं यहाँ, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो कलर है मृद भांडों में वो काले व लाल है। ठीक है, अगला तत्व और देखेंगे हम, इसी कायथी में साक्ष्य देख रहे हैं कि और हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिला। तीनों संस्कृतियां देखने को मिला हमें यहाँ, और यहाँ के जो मृदभांड है मजबूत देखने को मिले, और उन पर जो कलर है वो काले व लाल है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और क्या कायथा में हमें मिला है एविडेंस के रूप में, तो यहां हमें तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे यहां तांबे की कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, ये सारी चीजें हमें मिली हैं। यहां ये सारे नोट्स आप बनाइए। यहां तांबे की कुल्हाड़ियां और चूड़ियां मिली हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो मिल ही रही हैं। और क्या हमें यहां देखने को मिलेगा, यहां हमें पत्थरों के सूक्ष्म हथियार और मनके मिले हैं। यहां पत्थरों के सूक्ष्म हथियार और मनके मिले हैं, मनके मिले हैं। ठीक है ना। और यहां क्या देखने को मिलेगा, यहां तांबे, देखो ताम्र पाषाण काल है तो अभी पत्थरों का उपयोग भी चल रहा है, साथ साथ धातु भी देखने को आपको मिल रही है। तो यहां तांबे और मिट्टी से बनी, मिट्टी से बनी क्या मिल रहा है हमें, पशु आकृतियां मिल रहे हैं, यानी खिलौने से मिल रहे हैं। यहां तांबे और मिट्टी से बनी पशु आकृतियां मिल रही हैं। ठीक है, ये सारे तथ्य आपने कायथा के संदर्भ में जाने। अब कायथा के अंतर्गत ही हमें आपको एक साइट बताई है एरण, तो एरण के बारे में भी आप, ये तो जैन तो पढ़ ही रहे हैं, उसके अंतर्गत एरण को और आप देख लें स्पेशल कि एरण के बारे में क्या क्या मिला है और किसने खोज की है, और एरण किस साइट के अंतर्गत, किस संस्कृति के अंतर्गत रहता है, तो वो भी आपको ध्यान होगा कायथा के। तो यहाँ जो साइट मिली हमें एरण, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एरण कहाँ है वर्तमान मध्य प्रदेश में, ये सागर में है। यही हमें सती प्रथा के भी एविडेंस मिले थे। अब सागर में है, इसका नाम पहले क्या था, या पुराना नाम या अन्य नाम, जो भी आपको हेडिंग डालना है। एरिकिड, ठीक है, ये इसका पुराना नाम हो गया। और इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है, तो लिखेंगे आप सब हेडिंग में खोज। इसकी खोज 1960-61 में हुई है। कब हुई है, 1960-61 में। तो लिखेंगे 1960-61 में प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के द्वारा उत्खनन हुआ है। उत्खनन कह सकते हैं, खोज ना कहना हो। ठीक है, आप यहां ओब्लिक में उत्खनन लिख सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा सही होगा। अब प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी थे क्या, तो सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। सागर विश्वविद्यालय के क्या थे, वो प्रोफेसर थे। ठीक है, अब हमें मिला क्या है यहां, जो आपका एरण की बात कर रहे हैं, तो यहां हमें तांबे की कुल्हाड़ियां मिलेंगी। भाई एविडेंस तो हमें तांबा ही मिलेगा ना फाइनली। तो क्या मिला यहां हमें, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली। ठीक है, एक तो मिलना ही था फिर। और क्या देखने को मिल रहा हमें सागर में, तो हमें यहां मिट्टी से बने पशु आकृतियां मिल रही हैं, यानी वो खिलौने टाइप सब मिट्टी से बने पशु आकृतियां मिल रही हैं, पशु आकृतियां मिल रही हैं। ठीक है, और क्या देखने को मिल रहा है हमें सागर में, एरण में, तो हमें यहां काले व लाल मृदभांड देखने को मिल रहे हैं। काले व लाल मृदभांड देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपने जाना कायथा संस्कृति
और कायथा स्थल के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब मध्य प्रदेश में दूसरी संस्कृति है, वो है मालवा संस्कृति। तो आप अगली हेडिंग डाल लें, मालवा संस्कृति। अब है मालवा संस्कृति के अंतर्गत हम उन साइट्सों को देखेंगे, जैसे नवदा टोली को देखेंगे, नागदा को देखेंगे, हम डांगवाला को देखेंगे, आवरा को देखेंगे, बेसनगर को देखेंगे, आजाद नगर को देखेंगे, खेड़ीनावा को देखेंगे। ठीक है, यदि पर्सनल इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है आपको, तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, हमने कायथा संस्कृति यदि स्पेशल पूछा जाता है तब भी लिखिए, और मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति पूछे जा रहा है तो दोनों को साथ में लिखिए। आप कंसेप्ट हम यहां से क्लियर कर ही रहे हैं, डेटा हम दे ही रहे हैं, और अब आप लिखने की प्रैक्टिस करें, केवल प्रीलिम्स को ही टारगेट ना करें, क्योंकि हमारे जो वीडियो है वो प्री कम मेंस को ध्यान में रखते ही बनाए जाते हैं। चलिए, अब अगला संस्कृति लिखते हैं अपन, मालवा संस्कृति की बात। इसको हम बी कर देते, उसको हमने किया था। मालवा संस्कृति, ये सारी चीजें आपको एक जगह नहीं मिलती हैं। इस जो सीरीज चल रही है इसमें आपको यही बेनिफिट है कि नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, और मैं इसको पूरा ध्यान में रखते हुए हमारे सब लेक्चर्स आ रहे हैं। आप इनको देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है ना, ताकि आपको सही इसका जो फायदा है वो मिले। इसका जो समय है वो लिखेंगे आप 1700 बीसी से हम 1200 बीसी के मध्य हमें इसके एविडेंस या साक्ष्य मिलते हैं मालवा संस्कृति के। तो मालवा संस्कृति में पहले हमको जर्नल पॉइंट लिख लें, जैसे अभी हम कई बार शुरुआत में डिस्कस किया है कि मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। कल भी बताया था हमने, आज भी चर्चा है, मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। और यहां जो मृदभांड का कलर है वो अभी हम बता ही चुके हैं, काले व लाल रंग के, ठीक है। और यहां के लोग कताई व बुनाई जानते हैं। कैसे पता चला कि यहां के लोग कताई बुनाई जानते हैं? क्योंकि हमें यहां साक्ष्य मिले। साक्ष्य में क्या मिला हमें? कताई बुनाई के लिए क्या होता है? चरखे मिले हमें यहां चरखे मिले व तकलियां मिली, ठीक है। ये सारी चीज हमें यहां देखने को मिली है। चरखे व तकलियां मिली, इसलिए हमने यहां कहा कि यहां के लोग क्या जानते हैं? कताई बुनाई सारी चीजें जानते हैं। एक फैक्ट और आप यहां लिखें, वृषभ की पूजा होती है, जो हमने कल भी बताया था, वृषभ को प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते हैं, तो वृषभ की पूजा होती है यहां, ठीक है। ये आपने कुछ बेसिक जाना होती थी। अब हम मालवा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सी साइट्स हमें यहां देखने को मिली है उनको डिस्कस करेंगे। अब अगला पहली साइट्स लिखें आप, नवदा टोली, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं हम। पहली साइट लिखेंगे नंबर 1 डालकर हम, नवदा टोली। इस साइट्स का नाम कई बार आ चुका है, भली ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में नहीं आया है, तो आप लोग जानते होंगे इसकी स्थिति क्या है, कहां पड़ता है। तो आप लिखें, स्थिति लिखें इसकी, यानी लोकेशन कहां है ये नवदा टोली। कल ही आपको हमने डिस्कस किया है, महेश्वर खरगोन जिले में ये पड़ता है। तो लिखेंगे महेश्वर खरगोन जिला। और ज्यादा स्पष्टता करनी है तो लिख लेंगे नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। ये तो हो गई स्थिति, कहां है ये। दूसरा, खोज की बात, खोज किसने की है, तो ये भी, इस खोज में भी एच डी सांकलिया साहब शामिल हैं। एच डी सांकलिया साहब बहुत इंपॉर्टेंट
एक आपके श्रीधर विष्णु वाकड़कर साहब, आपके एच.डी. सांखलिया, इनको हमने इनके बारे में अलग से आपको कुछ इनकी इंफॉर्मेशन दी है कि कब इनको पद्म भूषण मिला है, कहाँ से इन्होंने पढ़ा है, कहाँ इनकी मृत्यु हुई है, जन्म हुआ है और इन्होंने किसके क्षेत्र में काम किया है, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। लिखेंगे 1952-53 में, कब हुई खोजिए, 1952-53 में एच.डी. सांकलिया, नाम पता ही है, हसमुख धीरजलाल सांकलिया, ये भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में पहले। आप सारी सीरीज को क्रम से देखें, जल्दबाजी ना करें। एच.डी. सांकलिया और साथ में इनके अकेले नहीं है, एस.बी. देव द्वारा, एस.बी. देव, इन दोनों ने यहां उत्खनन कार्य किया नौदा टोली में। अब हमें यहां साक्ष्य क्या क्या मिले, तो हम इसको रब करते हैं, फिर आपको यहां साक्ष्य एक करके लिखाते हैं, क्योंकि नौदा टोली में हमें क्या क्या देखने को मिला है। और बस यही सारी चीजें प्रीलिम्स में आपसे पूछ ली जाती हैं, सरल सा एग्जाम है। साक्ष्य, बस इसको एक क्रम से, विधिवत तरीके से, डिसिप्लिन से आप एक कोई भी चैनल फॉलो करें, उसके एविडेंस देखें और जो भी नया डेटा लेके आ रहा है उसको आप देख रहे हैं। देखें आप यहां अनाज के क्या मिला, यहां अनाज के सभी किस्मों के बीज मिले, ठीक है। जैसे हमें क्या क्या देखने को मिला है, उन कुछ बीजों को आप ध्यान रखें कि आपको ध्यान तो क्या मिला है। तो गेहूं, जौ, चना तो मिल ही रहे हैं, गेहूं, जौ, चना, मसूर, है ना, ये सारी दाल भी उन्हें मिल रही है, और मूंग आदि, ये सारी चीजें मिली। वैसे तो यहां बताते हैं इतिहासकार कि 9 प्रकार के हमें यहां अनाजों के ढेर मिले हैं आदि, ठीक है। तो एक तथ्य तो आपने ये जाना। दूसरा, यहां ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती देखने को मिली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये तो पहला आपको साक्ष्य मिल गया। दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ताम्रपाषाण कालीन, क्योंकि हम तो ताम्रपाषाण के देख रहे हैं ना यहां। ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती ताम्रकालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती प्राप्त हुई हमें यहां से, ठीक है जी। इसके लिए जाना जाता है, प्राप्त हुई। और जो यहां हमें घर मिले हैं, जो बस्ती तो बनी है ग्रामीण, तो किस प्रकार के घरों की संरचना है, तो यहां आप लिख सकते हैं अगला तथ्य के रूप में, यहां पर झोपड़ी नुमा और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी ध्यान रखना कि वो मकान जो बने हैं झोपड़ियों के, वो किस तरह, ये तो गोल बने हुए हैं या फिर झोपड़ी नुमा मिल बने हुए हैं। अब आपने लिख लिए। एक तथ्य लिखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम एक पात्र पर, या यहां टोंटीदार एक पात्र पर लिखे आप, यहां टोंटीदार पात्र पर एक लंबे बालों वाले पुरुष की आकृति मिली है, आकृति मिली है। तो जिसकी तुलना इतिहासकारों ने किससे कर दी है, तो लिखेंगे जिसकी तुलना विद्वानों ने आदमरुद्ध से कर दी है, जिसकी तुलना विद्वानों ने आदम रुद्ध से कर दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कहां मिल रही हैं, आपकी नौदा टोली में। अब मान लो नौदा टोली पर 20 शब्द लिखने के लिए आते हैं मेंस में, आपके पास पर्याप्त शब्द है, आप आसानी से इसको डील करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला साइड से लिखेंगे, नौदा टोली हो गई। अगली साइड है नागदा। नागदा
वही नागदा की बात कर रहे हैं जो जिला बनने वाला था, अब नहीं बना है, उज्जैन में है। नंबर 2 लिखें यहां से हम, पहला हो चुका है नागदा, कहां है, उज्जैन में है। ठीक है, क्या मिला है, किसने खोज की है, लिखेंगे आप 1955-56 में एनआर मुखर्जी ने, 1955-56 में एनआर मुखर्जी, एनआर मुखर्जी है। ठीक है, द्वारा उत्खनन हुआ है। ठीक है, और यहां मिला क्या है हमें, यहां हमें वही सब तांबे के साक्ष्य मिले हैं। यहां भी तांबे से बने, यहां भी तांबे से बने साक्ष्य मिले हैं, यानी वही कुल्हाड़ियां वगैरह। अब बार बार उसको हम यहां नहीं लिख रहे हैं। नागदा हो गया है, बस नागदा के बारे में इतना ही जानना था। एक साइड है, बाकी चंबल नदी के किनारे ये साइड पड़ती है उसी रीजन में। अब अगला हम लिखेंगे तीसरी साइड जो आपको थोड़ा सा जाननी होगी, डांग वाला। पीएससी तो प्रीलिम्स में ये पूछेंगे डांग वाला जो साइड है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, यहीं से काम चल जाएगा। ये भी उज्जैन में है। ठीक है, और उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर है, ऐसा ज्यादा और लिखना हो, 32 km की दूरी पर है। और यहां भी तांबे से बनी कुल्हाड़ियां व हमें चूड़ियां मिली हैं। ठीक है ना, और काले व लाल कलर के मृतभांडी मिले। चाहो तो लिख ले, कोई रिपीटेशन हो रहा है यहां, क्या लिखेंगे आप, काले व लाल रंग के मृतभांड मिले हैं। ठीक है, और दूसरा चाहो तो लिख दो, तांबे से बनी कुल्हाड़ियां मिली। कुल्हाड़ियां मिली, ये इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, केवल इतना ही जानना है कि ये सारे कहां हैं, किस क्षेत्र पर पड़ते हैं। अब एक आवरा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। आवरा के बारे में हम बता ही चुके, इसकी खोजकर्ता कौन है और ये किस नदी के किनारे पड़ता है। मंदसौर में है, तो सीधी सी बात है कि हम चंबल नदी घाटी की बात करेंगे, और इनके बारे में हम तो वहां डिस्कस भी किया है। चौथे हैं आवरा है, अगली साइड क्या है आपकी, आवरा है। बिल्कुल आपको स्पष्ट होगा, इसको हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसकी जो खोज है या उत्खनन किया है उसको लिखें आप, जनरली 4 पॉइंट लिख लें। इसकी खोज जो है 1960-61 में एच.वी. त्रिवेदी द्वारा, हमने आप शुरुआत में वो डायग्राम बनाया था कि चंबल नदी घाटी पे किन लोगों ने कार्य किया है, तो इसमें हमने एच.वी. त्रिवेदी की बात की थी। तो लिखेंगे 1960-61 में, 60-61 में कौन थे आपके, एच.वी. त्रिवेदी, एच.वी. त्रिवेदी द्वारा उत्खनन हुआ है। यहां कई बार आ जाता है कि आवरा का उत्खनन किन लोगों ने कराया, तो आपको ये नाम ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, और यहां जो मिला है हमें, वो मिला है, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां हमें, 2 साक्ष्य बड़े इंपॉर्टेंट मिले। एक क्या पहला मिला है, रोमन व्यापार के हमें यहां साक्ष्य मिले हैं, तो बहुत बड़ा एविडेंस मिला है हमें यहां। पीएससी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि रोमन व्यापार के साक्ष्य कहां मिले, तो आवरा में रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। और एक और बहुत बड़ी जो दूसरा हम लिखाएंगे वालेंगे कि यहां हमें गुप्त काल तक के, यानी ताम्र पाषाण से लेकर गुप्त काल तक के हमें साक्ष्य मिले हैं यहां, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है जगह। लिखेंगे ताम्र पाषाण से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये साइड भी देख ली। अब 2-3 साइड और हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना ही जानना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे बेसनगर है, आजाद नगर है, खेड़ी नामा है, तो उनके नाम भी लिखेंगे हम यहां।
और जगह लिखेंगे। जो हमें डिटेल करना था डिटेल कराया, जो जितना जरूरी था एग्जाम के दृष्टिकोण से हम सारा ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। पांचवा देखा जाए बेसनगर है। बेसनगर अभी हम हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं तो इस पर बहुत चर्चा होगी इस जगह की। ये विदिशा में पड़ता है आपको, ठीक है। और यदि इसकी उत्खनन जानना हो तो 1910 में लिख लें आप, 1910 में एच लेक के निर्देशन में हुआ है। लेक के निर्देशन में हुआ है, बस और नहीं जानना इसके बारे में कुछ, निर्देशन पर, ठीक है। एच लेक के निर्देशन पर, ठीक। ये हो गया बेसनगर। अब बेसनगर के बाद आप देखेंगे दो साइड्स और लिखना है आपको, एक हो गई 6, एक हो गई 7, केवल नाम जानना। एक तो आजाद नगर है आपकी, आजाद नगर भी कहां है, इंदौर में है, ठीक है। और आजाद नगर के बाद है आपका खेड़ीनामा। ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, खेड़ीनामा जो साइड से वो कहां की है, नहीं बनता है कई बार, तो ये आपकी होशंगाबाद की है खेड़ीनामा, हाँ होशंगाबाद की है आपकी। इस तरीके से हमने आपका ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थलों और संस्कृतियों पर डिस्कस कर लिया है। एक 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम महापाषाण काल के सबूत यहां तो नहीं मिले, वो दक्षिण भारत में मिले, फिर भी अब क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत है तो वो भी हम एक छोटा सा वीडियो 10 से 12 मिनट का बनाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश में महापाषाण काल और लोह युग की चर्चा करके हुए हम प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो हम अगला काल देखेंगे वो आदि ऐतिहासिक काल को देखेंगे, उसके अंतर्गत ही हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।